हम लोग चल रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखे थे किसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई। एक कमेटी था, बोलो कमेटी का नाम यंग हिल्टन कमेटी। इसका प्रारंभिक शुरू में कहां रखा गया मुख्यालय? कलकत्ता, लेकिन बाद में कहां हो गया? मुंबई। आज इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहला गवर्नर कौन थे? हाँ, ओसबर्न स्मिथ। इसके पहला गवर्नर का नाम क्या है? ओसबर्न स्मिथ। और वर्तमान गवर्नर कौन है? हाँ, शक्तिकांत दास। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में चले जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। लगता है हेडिंग दिला दिए थे, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। नीचे पहला नंबर लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों का बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बैंकों का बैंक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, सिक्का, सिक्का और 1 रुपए का नोट को छोड़कर, सिक्का और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट को छापने का कार्य, बाकी सभी नोट को छापने का कार्य आरबीआई करता है। आरबीआई करता है। अगला नंबर लिख लीजिए, यह विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है। विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है। और चौथा नंबर लिख दीजिए, यह मौद्रिक प्रणाली का, यह मौद्रिक प्रणाली का नियामक के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक प्रणाली का नियामक के रूप में कार्य करता है। नियामक के रूप में कार्य करता है। चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास को समझना है, थोड़ा गंभीर क्लास है, खूब बढ़िया से ध्यान देंगे इसमें आज के क्लास पे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? तो पहला काम है कि ग्राहक के लिए जितने भी खाता है वो बैंक में खुलते हैं और हर बैंक को अपना खाता रिजर्व बैंक में खोलना। रिजर्व बैंक इनका मॉनिटरिंग करता है, नियामक करता है, रेगुलेटिंग करता है, जैसे बोलेगा वैसे चलना है। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक। भारत सरकार को भी कोई भी पैसा देना है तो सब भारत सरकार किसको देगी? आरबीआई। आरबीआई फिर उस सरकार के सीधे बैंक में डालेगी और फिर सरकार वर्क करेगी। अब सरकार झोला टांग के नहीं चलेगी कि बिहार को 100 करोड़ मिला तो 100 करोड़ मोदी जी टांग के हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से लाए। वहां जो मिलना है रिजर्व बैंक के थ्रू मिलना। आपको जो भी खजाना में जमा करना है रिजर्व बैंक के थ्रू जमा करना है। तो रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। हर बैंक का अपना खाता कहां खुलेगा? रिजर्व बैंक। वहां क्या होगा खाता का, जो हम लोग समझेंगे। दूसरा नंबर, अब जरा ध्यान दीजिए, नोट छापने की बात थोड़ा सा समझना है। सरकार अनुमान लगाती है कि इस वर्ष जितना उत्पादित वस्तु होगा और जितना उत्पादित सेवा होगा उसका मूल्य क्या हो, और उतना मूल्य का नोट मार्केट में है कि नहीं। अगर नहीं रहेगा तो नोट की क्राइसिस हो जाएगा। इसीलिए एक अंदाज से इसको बराबर मात्रा में छापते हैं कि जितना उत्पादित होने वाला वस्तु सेवा है उतना मूल्य का नोट छप जाए। अब ये भी नहीं है कि जब नोट छापना है तो सरकार छाप देगी। नोट छापने के लिए मान लें कि 1000 रुपया या 500 का नोट छापना है, तो 500 के नोट छापने के लिए सरकार क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 500 रुपये मूल्य का सोना रखती है। उतना का सोना रख देगी, अब तब 500 रुपया छाप देगी। जितना नोट छापना है उतना मूल्य का सोना आरबीआई में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उसमें हमारे गवर्नर लिखते हैं कि मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। एकदम वचन दे रहे हैं कि अगर देश कंगाल हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये कागज अगर तुम रखोगे तो हम एकदम वचन दे रहे हैं, नहीं भी देश में कुछ रहेगा तो इतना मूल्य के सोना रखे हुए हम वाला बेच के लेकिन तुमको देंगे, वचन दे रहे हैं। बोलो वचन समझ में आ रहा है तुमको? क्या है उसमें? तुम पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा रहता कि हम वचन दे रहे हैं। तो वचन कैसे दे रहे हैं तो मामला समझ में आ रहा है, क्योंकि उतना मूल्य के सोना हम लोग रखिए। नहीं कि सरकार जितना चाहेगी छाप ले, उतना मूल्य का है तो छापिए, नहीं है तो स्टॉप रहिए, सावधान रहिए। अगर 2000 का नोट बंद कर दिया गया तो कोई बात नहीं है। 2000 का नोट सरकार कह रही है कि जितना है पुराना दो और नया नोट जो प्रचलन में है लो, तो उतना रुपया वापस आए तो उतना मूल्य का सोना तो मेरे यहाँ ऑलरेडी है, तो उतना बिना सोना रखे हम लोग नया छाप सकते हैं। देखिए, प्रचलन से बाहर करेंगे तो हम लोग कोई बात नहीं, सोना नहीं रखेंगे उतना छापेंगे। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोना का पूरे भंडारण हमारे यहाँ पड़ा रहता है। अब दूसरी बात हम लोग समझे, इसमें शर्त है 1 रुपया का नोट आरबीआई नहीं जारी करेगी। बाकी जितने भी नोट हैं हर नोट पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं चलता। शक्तिकांत दास जो देख रहे हो उन्हीं के सिग्नेचर से बाकी नोट जारी होंगे। केवल 1 रुपया का जो नोट है इसको जारी कौन करते हैं? इसको जारी करने वाला, बोलो 1 के नोट पर हस्ताक्षर किनका होता है? तो वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय इनको जारी करते हैं। और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो ये भी देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर। बाकी जितने भी नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर है? गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर है। तो दूसरा नंबर वर्ग भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्का और 1 रुपया का नोट छोड़ के बाकी सभी जितने भी नोट है उसको जारी करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर हम लोग देखें, विदेशी मुद्रा का भंडारण, ये भी आरबीआई करती। हमारे यहाँ आप पढ़ोगे कि कितना दिन का विदेशी मुद्रा कम से कम चाहिए, कितना होना चाहिए, उससे कम होगा तो देश कंगाली घोषित हो जाए। कम से कम तुम्हारे पास तुम डेरा लेकर आ रहे हो तो डेली सब्जी लेना है, कुछ खाना है, तो कम से कम एक नियम बना हुआ होगा कि 5 दिन के पैसा बचल रहना चाहिए। उसी के बीच घर फोन चल जाना चाहिए कि अब 5 दिन के है, फिर ट्रांसफर हो। अगर वो 5 दिन के बच रहा है और उसके बाद भी घर से नहीं आ रहा तो बहुत जल्द 2-3 दिन में कंगाल घोषित हो जाओ, एकदम कंगाली आ गया, किसी से मांगना पड़ेगा। तो देश में भी उसी तरह लिमिट है, क्योंकि है क्या कि विदेशी मुद्रा में, अब बताओ हमारे यहाँ डॉलर चाहिए, ज्यादातर जो लेन देन है किसमें होता है? डॉलर। अब इधर ये नहीं कि खाली डॉलर नहीं होगा, चीन के भी रुपया में हो सकता है, दूसरे रुपया में भी हो सकता है। अब इधर रूस, आप जान रहे हो यूक्रेन पर हमला किया,
जब रूस यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने क्या किया, रूस पर प्रतिबंध लगा दी कि कोई भी हमारा जो साथी है वो रूस के साथ बिजनेस नहीं करेगा, डॉलर के साथ तो एकदम नहीं, डॉलर अगर रूस के साथ करोगे तो हम उसके साथ रोक लगा देंगे। अब इधर हाल फिलहाल में रूस दिख रहा है कि मेरे यहाँ का तेल बिक नहीं रहा, तो भारत को ऑफर किया कि बाकी जगह कहीं से खरीद रहे हो तो उसका हाफ प्राइस में हम दें, आधा में तेल दे देंगे, तुम ईरान में जितना मिले हमसे आधा मिले, बिक नहीं रहा तो क्या करें, तो भारत सरकार कहेगी तो आधा में, तब सही है, चलो भाई चलेगा। लेकिन अब यहाँ तो डॉलर, हम लोग अगर डॉलर खपाएंगे तो उस कंडीशन में अमेरिका ठीक करेगा, तो हम लोग क्या किए, अब रूस में अपना रुपया देना शुरू की। अब रुपया हमारा इतना ज्यादा भंडारण हो गया कि रूस अभी लेना बंद कर दी। अब चूंकि रूस और चीन ये दोनों में आप जानते हो समाजवादी सरकार, ये दोनों का रुपया आपस में खूब चलता है, तो भारत सरकार इधर क्या की है, अपने रुपया को चीन में ट्रांसफर, और चाइनीज रुपया से पूरा रूस से तेल खरीद रही। तो आपके सर्वे में आएगा तो होगा कि भारत सरकार चीन के मुद्रा में तेल खरीद रही है, तो लोगों को आश्चर्य होगा क्यों खरीद रही है भाई, तो डॉलर के प्रतिबंध के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये जितना भी विदेशी, अब बताओ तेल चाहिए तो तेल किसमें रहना चाहिए, डॉलर में, अब रुपया हमारा चलेगा नहीं। अब विदेशी मुद्रा डॉलर हमारा अगर नहीं भंडारण होगा आरबीआई में, अगर हम नहीं रखेंगे तो मालूम चलेगा कि जितना पेट्रोल पंप है खाली एक बार हल्ला हो जाएगा तेल आना बंद हो गया, तो बोलो बिल घटेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यही हुआ श्रीलंका में, यही हुआ अन्य देश में, अब पाकिस्तान में भी यही हालचाल, विदेशी मुद्रा भंडार घटा हुआ है, तो अब पेट्रोल पंप पर हर पंप पर 5-5 को सेना लगाना पड़ रहा। किस लिए, मोटरसाइकिल वाले तेल नहीं भरो, सिंगल नहीं चलेगा, तेल कम खरीदा रहा, बस में भरो, जब चले तो इकट्ठा 40-50 के रूप में चले। अब सिंगल मार के उड़ा देगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, तो अब जो आदमी सिंगल जाएगा नहीं भरेगा तो लड़ेगा कि पैसा हम भी दे रहे, तो वहां सेना सोचो लगाया गया। तो ये सब कई देशों में है, तो हम लोग विदेशी मुद्रा भंडारण ये रिजर्व बैंक में करते हैं। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई बाजार में मुद्रा का नियामक करती है। नियामक समझते हो, रेगुलेटर, पंखा में रेगुलेटर देखो, रेगुलेटर को 5 पे कर दोगे तो पंखा क्या होगा, तेज, 1 पे कर दोगे धीरे, तो मार्केट में मुद्रा को धीरे तेज, आरबीआई वहीं से रींच हथौड़ी लगा देती। वो बम्बई बैठ के मारेगी रींच हथौड़ी तो ज्यादा लोग का घर बनने लगेगा, ढेरे का घर बन रहा है, एक रींच मारेगी तो घर कम जाए, बनाना कम कर देगा, कारण यहाँ से उसके कई टूल्स है, हथियार है, और उन्हीं टूल्स को अभी हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो पहले जल्दी से इसमें कुछ बातें और बढ़ा दें, नीचे डैश पे क्लिक कीजिए। आरबीआई के पहला गवर्नर, आरबीआई के पहला गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। ओसबर्न स्मिथ थे, तथा वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। नीचे डैश पे क्लिक कीजिए। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और यह नोट, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, और यह नोट, और यह नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, यह नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, आरबीआई द्वारा मौद्रिक नियामक, आरबीआई का मौद्रिक नियामक, आरबीआई का मौद्रिक नियामक। चलो इसको थोड़ा गंभीरता से समझना है। जो लोग एकदम हमारे साथ बढ़िया से ध्यान दोगे तो उनको ये कंट्रोलिंग पावर समझ में आएगा। कंट्रोलिंग पावर से गहराई वाला क्वेश्चन होता है। अभी हम लोग फर्स्ट पेज में चल रहा है कि इकोनॉमिक्स के हर टर्म को सीख जाना, और फिर सेकंड पेज में खाली उसको करंट से जोड़ देना। तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक आरबीआई बड़ा बढ़िया एक रेगुलेटर रखती है, जिस रेगुलेटर को सीआरआर कहते हैं, सीआरआर। दूसरा इसी टाइप का एक रेगुलेटर है जिसको एसएलआर के नाम से जानते हैं। अभी एसएलआर राइफल नहीं है, ये एसएलआर ये उनका हथियार है, किसका, आरबीआई। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। कुछ टर्म को सीखना है जो आरबीआई का टूल्स है। आरबीआई बंबई में बैठ के और इसी से वो चाहेगी तो बस सब काम कर ले। वो चाहेगी मकान बहुत ज्यादा उठ रहा है कुछ कम उठे, तो एक रिंच मारेगी तो मालूम चलेगा कि हाउसिंग लोन महंगा होगा। अब जो आदमी हाउसिंग लोन लेने जाएगा उसको कहा जाएगा कि गवा के 8 दिन पहले आते ना, तो आपको इतने लगता है अभी, अब किस में महीने महीने आपका 3000 बढ़ जाएगा, तो कहेगा कि तो रहने दीजिए। एक रिंच मारेगी तो मालूम चलेगा हाउसिंग जो लोन है सस्ता हो गया। अब पेपर में आ रहा हाउसिंग लोन सस्ता, बैंक ऑफर मारी तो लोग ज्यादा घर बनाना शुरू कर दे। तो इस सब इसी पर डिपेंड है, तो इसको बढ़िया से समझना। अब सीआरआर क्या है, तो सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं नगद आरक्षी अनुपात। ये नगद आरक्षी अनुपात क्या है, अब इसको थोड़ा बढ़िया से समझो, ध्यान दो। आरबीआई देखती है कि कई बैंक खोला, दिवालिया हो गया, भाग गया, तो अंतिम में तो हम वचन दिए हुए, नोट पर तो वचन दिया हुआ है। अब तुम मान लो कि स्टेट बैंक में पैसा जमा किया और बैंक के भाग गया, दिवालिया घोषित हो, तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक आरबीआई को धरेगी, सरकार को धरेगी, सरकार आरबीआई को धरेगी। तो आरबीआई कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा अगर मान लो 2 लाख रुपया 7 साल के लिए फिक्स किए हो तो घबराओ नहीं, अब 2 लाख का सूद सहित हम नहीं देंगे, लेकिन पूरा जीरो भी नहीं होगा हमारे बीच में, क्योंकि हम कुछ अपना ऋण हथियार लगाए हो। उस ऋण हथियार में क्या है, पहला एक टूल है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, ये आरबीआई कहती है कि जितना भी बैंक है, हर बैंक हमारे यहाँ एक खाता खोलोगे, सब बैंक का मेरे यहाँ खाता हो, जितना लेन देन है सब कंप्यूटराइज हो। अब मान लो ये बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कई बैंक है, प्राइवेट कई बैंक हो सकता है, सब प्राइवेट सरकारी सब आरबीआई के कंट्रोल में होगा, चाहे वो महिंद्रा बैंक हो चाहे जो, बिना इसके कंट्रोल के कोई बैंक नहीं होता। और इसका कहना है कि देखो एसबीआई का कई शाखा, मान लो कि तुम्हारे भारतवर्ष में एसबीआई का कई शाखा, तो हमारे साथ तुम्हारा हिसाब किताब एनडीटीएल में होगा, एनडीटीएल में हिसाब किताब होगा। एनडीटीएल क्या है, बताओ जल्दी, एनडीटीएल क्या है, बोलिए। नहीं, तो एनडीटीएल का मतलब है नेट जो डेप्थ है वो टाइम लेबिलिटी डेली देखा जाए, डेली, ये नहीं कि महीना में 2 महीना, हमको से मतलब है आज जितने तारीख है ओपनिंग हो गया और जैसे ही बैंक क्लोज का टाइम आया 5 बजे बैंक बंद करना, तो आप तब तक नहीं बंद करोगे जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं होता है। ग्राहक को हटाओ, मैनेजर बैठो और कंप्यूटर में एक बटन दबाओ, जितना एसबीआई का मैनेजर है सब, कि आज कितना रुपया टोटल डिपॉजिट हुआ। टोटल एसबीआई सब पूरे भारत के मिलाकर के देखा कि आज 4000 करोड़ रुपया जमा हुआ।
4,000 करोड़ जमा हुआ। तो रिजर्व बैंक आके वेरी गुड, अच्छा जमा किया है, लेकिन लेके सब भाग जाओगे तब क्या होगा? तो इसीलिए हम एक नियम लगा रहे हैं, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। हर बैंक का ड्यूटी है कि हम जितना परसेंट बोले उतना रुपया हमारे RBI के खाता में ट्रांसफर करके तब बैंक जमा हो, तब बैंक बंद हो। जितना हम बोले उतना परसेंट ट्रांसफर करो और उसके बाद ही मेरे खाता में होगा। इसी पैसा रिजर्व है, नाम है कैश रिजर्व। यह कैश रिजर्व है, इससे बैंक कोई बिजनेस नहीं करेगी और न इसके बदले में हम तुमको कोई सूद देने जा रहे हैं। ये भी मत समझना कि पैसा दिया तुमको सूद दे। ये खाली हम रिजर्व रखे हैं ताकि तुम होश में रहो, भागो नहीं, कुछ पैसा रिजर्व चाहिए। और मान लो कि RBI घोषित करती है कि CRR का रेट हम 5% रखते हैं। तो देखो सुनने में 5% कम लग रहा है, लेकिन डेली का हिसाब किताब देखो, 4,000 करोड़ आया है, इसका 5/100 अगर करोगे तो बोलो 500 के कितना हो गया? 20। 200 करोड़ रुपया एक दिन में RBI अपने यहां रख ली। अब 200 करोड़ खाली SBI का रख लिया, फिर ऐसे इसका रखेगा, ऐसे इसका रखेगा, और सब पैसा कहा कि ई पैसा रिजर्व है। ई पैसा तुम चाहेगा कि दे दे तो नहीं देंगे, इससे बिजनेस नहीं करना। तुम्हारे बैंक में 2 काउंटर है, वो जमा आए वो निकासी। मैनेजर साहब बैठ के लोन देंगे, लेकिन लोन देंगे जितना पैसा आया सब पर नहीं, हमारे पास कुछ मात्रा फिक्स हो जाना चाहिए और इसके एवज में कोई इंटरेस्ट सूद हम नहीं देंगे। तो अब आपको सोच के बताना है कि यदि पेपर में आता है कि CRR महंगा हुआ तो बोलो बैंक हाउसिंग लोन सस्ता करेगा कि महंगा? CRR अगर 5% से 6% हो जाए, RBI के शक्तिकांत दास अगर पेपर में, अब देखो धीरे धीरे जब तुम पढ़ लोगे ना तो अखबार की बातें समझ में आएगी। फ्रंट में ही रहेगा कि CRR 5 से 5.5% हुआ, 0.5% में समझ कहां भागेगा। अब अगर ये 5 से 6% कर दिए तो 1% बढ़ाने का मतलब 40 करोड़ और खींच ली, तो बैंक ज्यादा रुपया से बिजनेस कर पाएगी कि कम? कम। अगर CRR बढ़ाएंगे तो बैंक का पैसा ज्यादा RBI के हाथ चला जाएगा, कम ही पैसा से उसको बिजनेस करना हो तो बैंक क्या करेगी? अब उतने पैसा से बिजनेस करना है, जो जमा किया उसको सूद पर देना है, तो बैंक सस्ता में कर्ज बांटेगी कि महंगा में? महंगा में, मेन पैसा तो फिक्स हो गया उधर, उसका सूद नहीं मिले, तो इसलिए अब हम बैंक महंगा पर देगी। तो जैसे ही अखबार में निकलेगा CRR 5 से हुआ 6%, तो नीचे लिखा रहेगा प्रभाव हाउसिंग लोन होंगे महंगा, कार लोन होंगे महंगा, मोटरसाइकिल लोन होंगे महंगा, तो तुम समझ जाएगा कि होगा ही महंगा, सब पैसे खींच लेगा, तो बेचारा बैंक अब उतने पूंजी में बिजनेस करेगा तो महंगा करेगा। अब बताओ पहले इस CRR का मतलब समझ में आया सबको? CRR में जमा क्या होगा? नगद कैश जमा होगा, कितना दिन पर? डेली। सब डेली का हिसाब किताब, दिन पर नहीं कि 2 महीना बाद दे देंगे, वो नहीं, डेली हिसाब करना। तो ये डेली जमा होगा और ये जमा किसके पास हो? कोई भी वाणिज्यिक बैंक RBI के यहां जमा करेगी। RBI क्या परसेंट सूद देगी? कोई सूद नहीं देगी। RBI कहती है कि बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बचे हुए पैसे से ही तुमको काम करना है, तुम्हारा रिजर्व में हो। तो पहले ये बताओ CRR सभी बच्चे एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर का नाम है, इसको SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में हम लोग कहते हैं सामंधिक तरलता अनुपात। सामंधिक तरलता अनुपात यह भी उसी प्रकार का है। ये RBI कहती है कि जो बैंक में डेली का आया तो कुछ अमाउंट तो सामने मेरे हाथ दे देना, ये तो होगी। ये भी नहीं है कि तुम बाकी जो बच गया उससे तुम खेल करो, नहीं, बाकी जो बच गया उसमें जितना परसेंट हम कहेंगे उतना तुम्हारे बैंक में भी रिजर्व रहना चाहिए। ये नहीं कि सब दे देगा फिर कोई आएगा तो तुम क्या करेगा, हर समय तुम कर्जा मांगते चलेगा। इसीलिए तुम्हारा एक खास मात्रा हम फिक्स करेंगे कि इतना परसेंट वो अपने बैंक में रखोगे तो SLR, मेरे यहां जो रखोगे वो CRR। हम केवल तुमसे कैश लेंगे, लेकिन तुम अपने यहां जरूरी नहीं है कि कैश ही रखो, तुम अपने यहां प्रतिभूति पेपर भी रख सकते हो, बॉन्ड पेपर, तुम अपने यहां उतना का सोना भी रख सकते हो, सोना भी रख सकते हो। तुम्हारे अगर मान लो कि हम अगर घोषित करें कि SLR 15% है, हम घोषित करें कि SLR 15% है, तो अगर बैंक में 100 रुपया जमा हुआ है तो 100 रुपया जमा हुआ, तो अगर हम घोषणा किए हैं कि CRR 5% है तो 100 रुपया में 5 रुपया बटन टिप दो, वो RBI के खाता में चला गया। बाकी 15% SLR है तो 100 रुपया का 15% माने 15 रुपया, इतना के मूल्य का सोना रखो या इतना के मूल्य का प्रतिभूति रखो। प्रतिभूति का मतलब कोई भी फिक्स किया है, अब आदमी फिक्स किया है, मान लो तुम अपना घर में पैसा, तुम्हारे पिताजी 2 लाख फिक्स की, तो फिक्स वाला कागज घर में अगर बैंक में लेते जाएंगे तो बैंक वाला और खुश हो कि नहीं ये कागज हम एकदम बढ़िया से रखेंगे और 2 लाख का कागज है तो लाइए हम एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट देते हैं, 1.5 लाख तक जब चाहिए बीच में निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ये क्रेडिट हो गया इसके बदले। तो आपके पास ये जो 2 लाख का पेपर है ये प्रतिभूति, अगर प्रतिभूति बॉन्ड नहीं मिल रहा है, आपके पास सोना नहीं मिल रहा है तो नगद में भी रख सकते हैं, लेकिन 15 रुपया रख लेना है, बाकी जो बचेगा फिर आपको जो करना है करिए। तो अब बताओ SLR महंगा होगा तो हाउसिंग लोन महंगा होगा, इसका भी हिसाब किताब डिटेल से अपने बैंक में अपने रख लेना। अब तुम ये बताओ, हम नियम बना दे, तुम्हारा हम गार्जियन रूप में रहे और कहे कि देखो बाबू 100 रुपया घर से जैसे पिताजी भेजेंगे तो 5 रुपया हमारे पास जमा दे देना, हम सूद नहीं देंगे, लेकिन जरूरत होगा तो देंगे, और बाकी इसका 15 रुपया एकदम रखे रहना है, वो खर्चा नहीं होना चाहिए, एकदम समझो कंगाल को नहीं होना, खर्चा नहीं होना चाहिए। बाकी कितना बच गया? 80, इसमें जो करना है करो। यानी बैंक को डबल बंधन में RBI बांध देती, एक बंधन कहती है मेरे यहाँ और दूसरा कहती है तुम्हारे यहाँ। ये भी नहीं कि ठगोगे, कभी भी हम जांच में आ जाए और जांच में आने के बाद कहेंगे कि बताओ जी पिछला दिन का कुल इनकम तो जी 100 करोड़, तो 100 करोड़ में 15 करोड़ रुपया पिछला दिन के डेट में दिखाओ कहां जमा है, पिछला दिन के डेट में हमको 15 करोड़ चाहिए तुम्हारे यहाँ, और 5 करोड़ मेरे यहाँ जो ट्रांसफर किया वो हिसाब किताब दिखाओ, एक दिन में गड़बड़ होगा तो तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे। तो देखिए RBI 2 रिजर्व करके रखती है। अब तुमको जान के आश्चर्य होगा कि इसको बढ़ाते बढ़ाते 35% तक RBI कर सकती। अब तुम ये बताओ 35% कर देगी तो समझ आ क्या होगा? फिर हाउसिंग लोन सब एकदम सस्ता के एकदम महंगा, एकदम महंगा, फिर जाकर मोटरसाइकिल खरीदने तो कहेगा कि महीना के 1% सूद लेंगे, क्यों? सब पैसे हमारा जाम हो जा रहा है, बात समझिए। तो इसीलिए वो धीरे, हाँ इसमें जितना ढील दे बोलो लोन उतना महंगा होगा कि सस्ता होगा? सस्ता होगा। अब तुम्हारे घर में आ जाए कोई मैनेजर और कहे कि बोलिए जो गाड़ी इच्छा है पसंद बताई, और तुम कहोगे कि जी सूद एकदम नॉमिनल, अभी CRR SLR एकदम कम से कम पर चल रहा है, तो अभी आपको हम साल भर में 8% लेंगे, 100 रुपया के 8 रुपया साल भर में। तुम मुस्कुराया कि तो ठीक है, तो ये वाला हमको तो ले दीजिए, चलना शुरू कर ली। लेकिन अगर ये दोनों टाइट हो गया तो क्या खरीदेगा बोला? नहीं, कहेगा रहे दीजिए, बड़ी सूद लग जा रहा है, तो क्या देख। तो अब ये बताइए CRR और SLR दोनों बात क्लियर हो गया। SLR बैंक कहां रखती है? अपने यहाँ। CRR रिजर्व बैंक के पास रखती है। 2 और अभी के क्लास में सीखोगे, एक का नाम है रेपो दर और दूसरा का नाम है रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर देखो सब टेक्निकल वर्ड है, और ये वर्ड जिसको समझ में आ गया बस हो गया, बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया आपको। अब धीरे धीरे क्वेश्चन देख कि निम्नलिखित में कर्ज महंगा कब होगा, 4 चॉइस देख, तो तुमको धीरे धीरे टावर धरेगा तो कहोगे कि हाँ अभी समझ में आ रहा है, करेंगे तो कर्जा महंगा हो जाए। अब देखिए एक का नाम है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? इसको रीपर्चेजिंग रेट कहते हैं। रेपो का मतलब क्या होता है? रेपो का मतलब क्या है? रीपर्चेसिंग, पुनः खरीद, फिर से खरीदना। अब ये क्या है?
आज की 4 लाख आया, और ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी जेसीबी खरीदने आया तो आप 20 लाख उसको दे रहे हैं, हो सकता है आया है आज 4 लाख, लेकिन आप दे कितना रहे हैं? 20 लाख है भी सुपर दे रहे हैं। आपके पास तो पैसा है नहीं, आज के डेट में पैसा नहीं है, 4 लाख आया, देना कितना है? 20 लाख। तब क्या करेंगे? तो ये भी नहीं है कि मैनेजर साहब नीचे उतर के आपको क्या जाएंगे कि देखिए बड़ा अच्छा आदमी आया 15 लाख दीजिए तो जरा दे देंगे, मैनेजर साहब किसी से पैसा मांगेगा नहीं। आरबीआई का क्या होता है, तुमको कुछ नहीं मांगना, तुमको अगर लगे कि जितना आया उससे ज्यादा आज देना है तो घबराओ नहीं, आरबीआई है ना तुम्हारे पास। तुम जो ये वाला रखा है प्रतिभूति बॉन्ड ये सब, जितना रुपया तुमको चाहिए अल्पकालीन 15 दिन से ज्यादा का नहीं देंगे, 15 दिन तक के लिए तुम तुरंत, तुमको घट रहा है मान लो 16 लाख, तो 16 लाख का बॉन्ड पेपर इधर ट्रांसफर करो, और हमको तुरंत बोलो 16 लाख तो चाहिए, तो खाता में बटन टिपेंगे 16 लाख आज तुरंत ले लो, दे दो उसको, कोई बात नहीं। अब तुमको हम 16 लाख दिए हैं, पैसे नहीं देंगे, तो तुम लौटाएगा नहीं, बदले में हम सूद लेंगे ताकि धाए से फेंको, सूद लेंगे तो तुरंत फेंकेगा, हम कहेंगे एक दिन का इतना परसेंट, तो कहेगा जी इतना 15 दिन के लिए है, अब तुम जहां लेट किया तुम सूद जोड़ते जाएंगे, तो इसीलिए तुम धाए से फेंको, तो जिस दर पर जिस रेट पर तुमको हम रुपया छोड़ेंगे वो रेपो रेट। तो बैंक कह रहा है कि अपने चीज आपने खरीद रही हमारे बॉन्ड के पैसा और ओकरो पर सूद ले रहा है, तो इसका नाम रीपर्चेजिंग होगा। बोलो जी रीपर्चेजिंग, रेपो क्लियर है सबका? रेपो किसको कहेंगे? किसी भी वाणिज्यिक बैंक को पैसे की काम है, तो क्या वो बगल में भाजी भाजी करेगा कि भाजी दे दीजिए 2 लाख का काम है? नहीं, उसको जितना का काम है, बैंक को अगर चाहिए कि कुल जमा 4 लाख है लेकिन 1 करोड़ कर्ज देना है, मैनेजर केवल समझे कि 1 करोड़ कर्ज देने लायक व्यक्ति है, वो अपने 3 करोड़ की संपत्ति मॉर्गेज कर रहा है, 1 करोड़ कर्ज क्यों नहीं देगा? है फिर उसको इंटरेस्ट में देना, तो पैसा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आरबीआई कहती है कि हमसे ले लो, हम दे देते हैं, लेकिन फिर अगला दिन मैनेज कर 15 दिन के अंदर देना, लेकिन वो डेली सूद लेंगे, अब जो जितना रेट पर सूद लेंगे वो रेपो रेट। बोलो रेपो रेट क्लियर है सबका? अब इसी का उल्टा नाम है रिवर्स रेपो रेट, ठीक उल्टा नाम है रिवर्स। तो रिवर्स क्या है? आरबीआई बैंक से क्या करती है, को बढ़िया से समझना कि आज हिसाब किताब किया, शाम में आज बंदी का हुआ, तुम्हारे पास 5 करोड़ आया और तुम टोटल आज लोन बांट दिया 4 करोड़, तो तुम्हारे बैंक में कितना है? 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ अपने पास नहीं रखो, दे दो आरबीआई का, पार्किंग है, रिवर्स रेपो रेट एक पार्किंग है। 1 करोड़ आरबीआई क्या दे देना नहीं था, वो सब हम दिए हुए हैं, सीआरआर एसएलआर सब, उसके बाद मेरा 1 करोड़ बचा हुआ है, इनके पार्किंग में डाल दिया कि लीजिए पार्किंग है, तो पार्किंग के बदले में आपसे हम लेते हैं तो सूद जोड़ते हैं, तो हम भी दिए हैं तो आप सूद दीजिएगा ना, पार्किंग के बदले में आरबीआई सूद देगी, ये वेरी गुड, मेरे यहाँ पार्क किया, जितना सूद देगी वो रिवर्स रेपो रेट। बात समझ रहे? रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट समझा? एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई में दे दीजिए, कोई निहार नहीं है, आरबीआई का काम है, घबराओ नहीं, तुम्हारे पास पैसा आया कोई निहार नहीं है कि जी कोई आदमी नहीं आया कर्जा लेवे, कितना है? 5 करोड़, मेरे पार्क कर दो, गाड़ी पार्किंग, तो पार्किंग के बदले में हम आपको देंगे, तो ये जब देंगे तो मालूम चलेगा कि जितना देंगे वो रिवर्स रेपो रेट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सदैव ज्यादा होगा रेपो रेट की रिवर्स रेपो रेट, ज्यादा कौन होगा? रेपो की रिवर्स, जल्दी बोलो, रेपो ज्यादा होगा, अगर रिवर्स ज्यादा होगा तो सब बैंक क्या करेगा? इसी से कर्जा लेके इसी का पार्किंग में लगा देगा, नहीं समझ बात रे? अगर ही कहेगा कि 6% रेपो रेट है और 8% देंगे रिवर्स रेपो रेट में, तो सब कहेगा जी 1 करोड़ दीजिए, आसाम में कहेगा कि जी पार्किंग में लगा दीजिए 8%, तो ज्यादा हो जाए। बोलो तो कभी भी रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा हो सकता नहीं, देखो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सेंस बनना चाहिए, रेपो रेट ज्यादा होगा कि रिवर्स रेपो रेट कम होगा हमेशा, किससे? रेपो रेट क्या है? तो यार रीपर्चेजिंग, और रिवर्स रेपो रेट क्या है? पार्किंग है। अब तुम कहीं गया है, कोई आदमी के घर में आगे जगह है, तो वो और कह रहा है कि प्रतिष्ठा बनाने के लिए वो कह रहा है कि जिसका गाड़ी है हमारा दरवाजा पर लगा देना, 10 रुपया देंगे, इसको गाड़ी लगल रहेगा तो हमारा 200 जाएगा, लेकिन गुजरेगा कहेगा पापा भाई इस आदमी 20 गाड़ी रखे हो, तो ये पार्किंग जो और दे रहे हैं इसको रिवर्स रेपो का। तो अब बताओ ये चारों क्लियर है कि नहीं सबका? अब जब भी कहेंगे तुम्हारा सीआरआर एसएलआर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, तो क्या क्लियर है सबका? अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक सस्ता कर्ज देगी कि महंगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक सस्ता कर्ज देगी कि महंगा? सस्ता कर्ज नहीं देगी, क्योंकि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो पब्लिक में देने से अच्छा है आरबीआई में डाले रहेगी कि काफी दे दीजिए, नहीं समझ बात लायक? जब पार्किंग से उसको पैसा मिलेगा तो पब्लिक क्या के लिए देगी? उसको पार्किंग में लगा के कहेगा कि इधर देंगे लेके भाग जाएगा, क्या करेगा? उससे बढ़िया पार्किंग में डाल दो, वही से पैसा का हमारा सबका पेमेंट स्टाफ का हो जाएगा। तो इसीलिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम से कम रखती है ताकि पार्किंग में कम मिलेगा, ये तो इमरजेंसी लैंडिंग रखना मेरे, अब बाकी पब्लिक में बांटो, नहीं तो पब्लिक में तुम बांटेगा ही नहीं। और पब्लिक में बांटने के लिए 2 चीज फिक्स रखना है तुमको, बांटना नहीं है सीआरआर एसएलआर। अगर बैंक मान के चलो सीआरआर हमारा 5% है, एसएलआर हमारा 20% है, अब अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित हो गई, 100 करोड़ रुपया लेके भाग गई, तो आरबीआई मुस्कुरा रही है कि जाने दो 100 करोड़ लेके भागी है, लेकिन 20 यहाँ और 5 यहाँ, 25 करोड़ इसका हम पकड़े हुए, तो जिसका जिसका डूबा है हम अनाउंस कर देंगे कि घबराइए नहीं, आधा के आधा वापस हो रहा है, मैंने 100 रुपया दिले हैं तो 25 रुपया ले जाइए, आरबीआई मुस्कुरा रही है तो हम रखे हुए थे इतना निकल जाएगा। बोली बात क्लियर है सबका? तो अब इन बातों को जल्दी जल्दी नोट करेंगे, नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, मौद्रिक नियामक में सीआरआर, सीआरआर सीआरआर। एक बच्चे पूछ रहा है कि सर सब बैंक में पैसा जमा कर देगी तो नेक्स्ट डे किससे लेन देन करेगी? कहां लेन देन में दिक्कत है? बैंक आरबीआई तो हमेशा तैयार है, इस पार्किंग में लगा दो, सवेरे उठो तुमको जितना का काम है टिपो, फिर रेपो रेट से ले लो, रेपो से ले लो और रिवर्स रेपो से जमा रखो तो दे देंगे। अब 100 करोड़ तुम रखा और फिर सुबह तुमको काम है तो निकाल लो, तुम्हारी पैसा इस पर सूद ले, इसके अलावा भी काम है तो रेपो रेट से जितना चाहिए तुम ले लो। बोलो बात समझ में आई तुमको ना? मैंने हमारा पैसा है तो हम दे दिए तो दे दिए तो सूद मिलेगा, अब हमको उससे ज्यादा का काम है तो इसे फिर लेंगे तो इसमें सूद जुड़ेगा कि तब हमसे एक्स्ट्रा लिया तो जो लिया वो रेपो आप दे दिए, उस पर जो सूद मिला रिवर्स रेपो। चलिए तो अब हम लोग इसमें सीआरआर पूरा नाम लिख दीजिए, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात डैश लिख दीजिए। देखिए आरबीआई के द्वारा प्रत्येक बैंक में जमा किए गए कुल रकम का एक निर्धारित भाग अपने पास आरक्षित रख लिया जाता है। अपने पास माने किसके पास? आरबीआई के पास, इसलिए आरबीआई शुरू में लिखा हुआ है। अपने पास
आरक्षित रख लिया जाता है, आरक्षित रख लिया जाता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है, जिसे सीआरआर कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है। नीचे डैश देखिए, सीआरआर का निर्धारण एनडीटीएल के आधार पर होता है। एनडीटीएल के आधार पर होता है। ब्रैकेट में कर दो, एनडीटीएल का पूरा नाम क्या हो गया? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अर्थात प्रतिदिन, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अर्थात प्रतिदिन, ये डेली का हिसाब किताब होगा अर्थात प्रतिदिन। बोलिए, इस पैसे के बदले में आरबीआई कितना सूद देगी? कोई सूद नहीं देगी। तो डैश लिख दीजिए, इस जमा राशि के एवज में, इस जमा राशि के एवज में आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है, आरबीआई द्वारा किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। नीचे डैश देखिए, क्या इस राशि से बैंक बिजनेस करती है? नहीं। डैश लिख दीजिए, सीआरआर में निर्धारित रकम से, सीआरआर की निर्धारित रकम से, निर्धारित रकम से बैंक द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं किया जाता है, बैंक द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं किया जाता है, बैंक द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यापार नहीं किया जाता है। बाकी आप सारे बच्चे समझ रहे हो कि सीआरआर बढ़ने से बैंक दर, कर्ज देने का दर क्या होगा? बढ़ेगा। सीआरआर घटने से कर्ज का दर घटेगा। तो ये क्यों घटेगा? जो समझ रहे हो ना, सीआरआर घटेगा तो बैंक कम पैसे से बिजनेस कर पाएगी कि ज्यादा? ज्यादा। तो ज्यादा पैसे से बिजनेस करेगी तो ब्याज इंटरेस्ट कम होगा। सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक कम पैसे से बिजनेस करेगी तो ब्याज इंटरेस्ट क्या करेगी? हाई करेगी। क्लियर है सबका? अब नीचे लिख दीजिए एसएलआर, एसएलआर। तो अगले क्लास में आपका एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और इस पर कुछ क्वेश्चन चल गया और तब इसी लेसन में मेन शुरू होगा। अभी हम लोग चल रहे हैं कौन सा बाजार? मनी मार्केट चल रहे हैं अभी या पूंजी मार्केट चल रहे हैं? तो अभी हम लोग चल रहे हैं मुद्रा बाजार। इसके जस्ट बाद शुरू कौन होगा? पूंजी बाजार। फिर